हेलो एवरीवन। लास्ट जो क्लास हुई थी अपनी, उस क्लास के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था गाउशियन सरफेस और एप्लीकेशंस ऑफ गाउस लॉ की, जिसमें मैंने आपको 4 स्टेप्स समझा रखे हैं। उसके अकॉर्डिंग हमने एक सिलेंड्रिकल सरफेस के लिए और एक पॉइंट जो चार्ज है उसके लिए हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड की थी। आज की जो क्लास है उसमें हम बात करेंगे एक नए टॉपिक की, जिसका नाम है हमारे पास में, देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए इनफाइनाइटली लार्ज प्लेन शीट। इनफाइनाइटली लार्ज प्लेन शीट, इनफाइनाइटली, ये जो वर्ड है यहाँ पे, इस वर्ड का कुछ मीनिंग निकलता है, और वो मीनिंग क्या निकलता है वो इस टॉपिक के खत्म होने के साथ मैं आपको क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू टॉपिक सबसे पहले हमें एक सीट लेनी है और इनफाइनाइटली लार्ज लेनी है। तो सबसे पहले हमने एक सीट बनाई यहाँ पे, देखिए इस तरीके से। सपोज करते हैं कि ये हमारे पास में कोई सीट है, ऐसे कोई सीट है हमारे पास। इस सीट के ऊपर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है इस तरीके से, ये चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है। ऐसे हम चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं इसके ऊपर, इस तरीके से इसके ऊपर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे पास। ठीक है, अब हमें इस चार्ज की वजह से बनने वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो हमें फाइंड करनी है, और उसके लिए हमने यहां से एक ये कोई पॉइंट P ले लिया है। इस पॉइंट P के ऊपर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है यहां पर। ठीक है, जिसकी डिस्टेंस हमने दिखा दी यहां से R। कितनी डिस्टेंस दिखा दी? R डिस्टेंस दिखा दी। अब इसके सॉल्यूशन को फाइंड करने के लिए आप लोगों को मैंने 4 स्टेप बताए हैं, और उन चारों स्टेप में से सबसे पहला जो स्टेप आता है अपना, वो आता है कि हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले हमें गाउशियन सरफेस बनाना है, और गाउशियन सरफेस बनाने के लिए कुछ हमारे पास कुछ रूल्स हैं, और वो रूल्स हैं कि गाउशियन सरफेस जो है उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड और एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड ई की बीच की जो एंगल है, वो ई के बीच का जो एंगल है वो थीटा इज इक्वल्स टू सिमेट्री होना चाहिए सरफेस के लिए, पर्टिकुलर सरफेस के लिए। ठीक है, इस तरीके से हम दिखा सकते हैं। तो उसके लिए हमने यहाँ पे सिलिंड्रिकल और स्फेरिकल सरफेस अज्यूम करके देखा। तो दोनों जो सरफेस हम अज्यूम करके देखेंगे, तो स्फेरिकल सरफेस अगर अज्यूम करके देखेंगे तो उसके लिए आप समझ सकते हैं कि इस तरीके से होगा, वो बैक साइड में भी होगा, ऐसे होगा, ऐसे। तो उसके हर पॉइंट के ऊपर ई और थीटा की वैल्यू सिमेट्री नहीं आ रही है। तो उसके लिए फिर हमने क्या किया, उसके लिए हमने एक सिलिंड्रिकल सरफेस को यहाँ पे अज्यूम लिया, जो कि इसके लिए परफेक्ट होता है, और हमने ऐसे एक सिलिंड्रिकल सरफेस यहाँ पे अज्यूम कर लिया इतने एरिया के लिए। ये यहाँ पे इतना ले लिया हमने एक सरफेस, और इसके लिए हमने एक सिलिंड्रिकल सरफेस अज्यूम कर लिया R डिस्टेंस के ऊपर। ये लीजिए, ऐसे हमने अज्यूम कर लिया है। ठीक है, अब ये R डिस्टेंस पे है, तो इस साइड में भी R डिस्टेंस के ऊपर ही सेम सरफेस हमारा होगा, क्योंकि हमें तो सिमेट्री बनानी है, और सिमेट्री बनानी है तो R डिस्टेंस पे ही होगा। तो यहां से ऐसे हमने यहाँ पर भी एक R डिस्टेंस से, ये लीजिए इस तरीके से एक सिलेंड्रिकल सरफेस यहाँ पर भी हम दिखाएंगे थोड़ा सा इस तरीके से। ये आपका दूसरा हो गया है, ये पंक्चर करके इसके आर पार निकल गया है, ऐसे हमने मान लिया इसको। ठीक है, ये लीजिए इस तरीके से, ये भी डिस्टेंस इसकी R ही है। ये हमने गाउशियन सरफेस बनाया। अब जो गाउशियन सरफेस हमने बनाया है उस पे हमें चेक करना है क्या इस गाउशियन सरफेस के लिए ई और थीटा सेम है। तो चेक करते हैं। ये देखिए आपकी प्लेन शीट है, इससे बनने वाली फील्ड जो है वो ऐसे होगी, ये लीजिए ऐसे होगी इस तरीके से, ये वाली ऐसे होगी, और यहाँ से ऐसे होगी। सिमिलरली इस साइड में होगी इस तरीके से, ये लीजिए इस तरीके से होगी, ऐसे ऐसे होगी। ठीक है, अब देखिए इस सरफेस के ऊपर अगर हम देखें, गाउशियन सरफेस ये जो हमने अज्यूम किया है, इस सिलिंड्रिकल सरफेस के ऊपर अगर हम देखें तो ई की डायरेक्शन तो ये है हमारे पास।
अब एरिया वेक्टर इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, कहीं पे भी ले सकते हैं, और एरिया वेक्टर जो है वो सरफेस के बिल्कुल नॉर्मल होता है, इस तरीके से देखिए आपकी तरफ एरिया वेक्टर। तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन भी ये हो गई। तो दोनों के बीच में जो एंगल बना थीटा इज इक्वल्स टू, वो कितना बना? 0 डिग्री। ठीक है। सिमिलरली यहां पर भी सेम प्रोसेस होगा, ई और एरिया वेक्टर जो है वो सेम डायरेक्शन में होंगे, और आपके पास में जो थीटा की वैल्यू है वो आएगी 0 डिग्री। ऐसे हम दिखा सकते हैं। ठीक है। अब जो सिलिंड्रिकल सरफेस हमने अज्यूम किया है, इस सिलिंड्रिकल सरफेस के पार्ट देखते हैं हमने इसको पार्ट में डिवाइड करना है, क्योंकि इससे पहले वाले टॉपिक में हमने सिलेंडर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड की थी गाउसियन लॉज के थ्रू। तो यहां पे भी हम देखेंगे कि इसमें 2 फ्लैट पार्ट हैं, ये दोनों, ठीक है, और एक इसमें कर्व्ड पार्ट है, ये वाला जो गोल पार्ट है, ये वाला कर्व्ड सरफेस है। तो 2 जो फ्लैट पार्ट हैं, उन दोनों फ्लैट पार्ट के लिए ई और थीटा सिमेट्री है, हमने यहाँ पे देख लिया। अब ये जो कर्व्ड सरफेस है यहाँ पे, ये जो कर्व्ड सरफेस है, ये वाला सरफेस, इसका जो एरिया वेक्टर है वो तो ऐसे होगा, हर पॉइंट पे होगा, कहीं पे भी निकाल सकते हैं अपन। और इसकी जो फील्ड है उसकी डायरेक्शन तो ये है ई, और ये है एरिया वेक्टर। तो दोनों के बीच का एंगल थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री यहाँ पे। ठीक है। यहां निकाल के देखेंगे तो भी वही सिचुएशन आएगी, ये 90 डिग्री एंगल आ रहा है ई और एरिया वेक्टर के बीच में, इस तरीके से आप दिखा सकते हैं। ठीक है। तो हमारे पास दोनों सरफेस के लिए ई और थीटा जो है वो सिमेट्री आ चुकी है यहाँ पे। ठीक है। 2 सरफेस है हमारे पास में यहाँ पे, फ्लैट सरफेस और कर्व्ड सरफेस। तो जो फर्स्ट पॉइंट बनता है हमारा, और उस फर्स्ट पॉइंट से जब हम सॉल्यूशन निकालते हैं तो सबसे पहले हम उसमें डिफाइन करते हैं गाउसियन सरफेस के बारे में। तो उसको कैसे हम लिखेंगे यहाँ पे, जब इस टॉपिक को हम डेराइव करेंगे तो कैसे उसको राइट करेंगे, उसके लिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। नंबर 1 पॉइंट में आप क्या करेंगे, ये डायग्राम तो बन गया है आपका। नंबर 1 पॉइंट में आप करेंगे कंसीडर किया आपने, कंसीडर ए गाउसियन सरफेस, गाउसियन सरफेस को कंसीडर किया इन द शेप ऑफ, कैसी शेप का किया? सिलिंड्रिकल शेप ऑफ ए क्लोज्ड सिलिंड्रिकल। क्लोज जरूर लगाएंगे क्योंकि गाउसियन थ्योरम जो है वो क्लोज सरफेस के लिए ही हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। क्लोज सिलेंडर whose axis is normal, ये देखिए इसकी एक्सिस है जो कि नॉर्मल है फ्लैट सरफेस के, नॉर्मल टू सीट ऑफ चार्ज, ठीक है, ऑफ चार्ज, एंड P is on flat surface, P कहाँ है? फ्लैट सरफेस के ऊपर है, यहाँ पे है आपका। ठीक है। एंड extends equally on both sides, दोनों साइड में बनाया है कि नहीं हमने इक्वली? ठीक है। क्यों बनाया है दोनों साइड में? बिकॉज ऑफ, लिख देता हूं यहां पे ब्रैकेट में, बिकॉज ऑफ सिमेट्री, हेयर E is same at every point, एवरी पॉइंट के ऊपर E जो है वो कैसी है आपकी? सेम बनी हुई है। एवरी पॉइंट एट प्लेन सरफेस, और सिमिलरली थीटा, प्लेन सरफेस नहीं, कर्व्ड का और लिखना है, 1 मिनट, प्लेन का तो लिख दिया, एंड जीरो ऑन कर्व्ड सरफेस, कर्व्ड सरफेस पे 0 क्यों होगी?
क्योंकि एंगल थीटा 90 डिग्री का आ रहा है, अभी पता चल जाएगा आपको क्यों होगी। जीरो कर्व सरफेस, सिमिलरली थीटा इज जीरो ऑन प्लेन सरफेस, and 90 degree for curved surface at every point, ये बन गया हमारा पहला पॉइंट। और इस पहले पॉइंट से साफ साफ क्लियर हो रहा है कि गाउशियन सरफेस को हम लोग अज्यूम कर चुके हैं। सेकंड पॉइंट में हमें इस क्लोज सरफेस से लिंक्ड फ्लक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सेकंड पॉइंट के लिए हम लोग क्या करेंगे, नाउ देखिए मैं वो स्टेप फॉलो कर रहा हूं जो मैंने लास्ट क्लास में फॉलो किए थे, वही स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं और सॉल्यूशन अपने आप निकलता चला जाएगा। नाउ वी विल कैलकुलेट फ्लक्स linked to Gaussian surface, ठीक है, ये निकालेंगे। तो क्या होता है, क्लोज इंटीग्रल वेक्टर ई डॉट डी एस वेक्टर इज इक्वल्स टू, अब देखिए यहां पे जो सरफेस हैं वो दो टाइप के हैं आपके, दो तो ये प्लेन सरफेस है और एक कर्व्ड सरफेस है। तो इनको हमने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जैसे लास्ट क्लास में किया था सिमिलर। तो हमने लिखा यहां पे क्लोज इंटीग्रल कर्व्ड सरफेस और लिख दिया यहां पे ई डी एस कॉस थीटा प्लस क्लोज्ड इंटीग्रल फ्लैट सरफेस 1 ई डी एस कॉस थीटा प्लस इंटीग्रल फ्लैट सरफेस 2 और ई डी एस कॉस थीटा, ये बन गया आपके पास, ठीक है इक्वेशन। अब देखिए कर्व्ड सरफेस पे थीटा की वैल्यू कितनी है 90 डिग्री और दोनों प्लेन सरफेस पे कितनी है 0 डिग्री, इस पे भी 0 डिग्री है और इस सरफेस पे भी थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है। तो इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो यहां पे आ जाएगा, यहां से वेक्टर ई डॉट डी एस वेक्टर इज इक्वल्स टू, यहां से 90 डिग्री पुट की, ई डी एस कोश 90 डिग्री प्लस ई डी एस कोस 0 डिग्री प्लस ई डी एस कोस 0 डिग्री, और ये है आपका कर्व्ड सरफेस और ये है फ्लैट 1 और ये है फ्लैट 2, इस तरीके से 2 बना दीजिए इसको, ठीक है। अब वैल्यू पुट करेंगे, क्लोज्ड इंटीग्रल ई डी एस वेक्टर इज इक्वल्स टू, यहां से ये 0 हो गया, कोस 90 0 होता है और ये हो गया आपका ई डी एस कोस 0 1 होता है और प्लस ई डी एस फ्लैट 1 एंड फ्लैट सरफेस 2, इस तरीके से हम इसको दिखा देंगे, ठीक है। अब इसको थोड़ा इरेज करना पड़ेगा हमें, इरेज क्यों करना पड़ेगा आपको पता ही, हमारे पास जगह नहीं है इसलिए हम इसको इरेज कर देते हैं। ये लीजिए इसको इरेज कर देता हूं मैं नंबर 1 वाले पॉइंट को, यहां से ये हो गया है हमारा नंबर 1 पॉइंट। अब 2 को कंप्लीट करेंगे, यहां पे देखिए 2 को कंप्लीट करेंगे तो ई डी एस इज इक्वल्स टू, अब देखिए E तो दोनों में कांस्टेंट है तो हमने बाहर निकाल लिया E, और 1 सरफेस ds का इंटीग्रेशन करना है प्लस यहां भी E बाहर आ गया और ds का इंटीग्रेशन करना है ये 2 सरफेस। अब अगर इस पूरे फ्लैट एरिया का हमने सरफेस एरिया मान लिया S, कितना मान लिया S कंप्लीट, तो यहाँ पे छोटे छोटे ds थे ना आपके, ये ds था, ये भी था, ये भी था, इस तरीके से तो कंप्लीट का निकाल देंगे तो ds का इंटीग्रेशन कर देंगे। तो यहाँ से ई डी एस डॉट डी एस वेक्टर इज इक्वल्स टू ई और इसको s ले लिया और प्लस e और इसको भी हमने s ले लिया, इस तरीके से दिखा दिया, ठीक है। तो
होल इंटीग्रेशन ई डी एस इज इक्वल्स टू, ये हो गया 2ES। हमारे पास में ये फ्लक्स की वैल्यू आ गई, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं इसको। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? यहाँ तक आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हमने 2 स्टेप्स जो हैं वो सोल्व कर लिए हैं। अब नीचे इसके बाद देखते हैं क्या होता है। देखिए यहाँ से इसके बाद क्या करना है हमें वो देखते हैं। अब थर्ड स्टेप में हम चार्ज निकालते हैं एनक्लोज्ड इन द गाउसियन सरफेस। गाउसियन सरफेस में जो चार्ज एनक्लोज्ड है ना वो निकालते हैं। तो उस चार्ज को समझने के लिए मैं आपको एक बात बताता हूं। ये सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है सीट के ऊपर, और सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में जो चार्ज डेंसिटी हम लेते हैं वो होती है सिग्मा। तो मैं यहां पे लिख देता हूं सिग्मा चार्ज डेंसिटी भी बोल सकते हैं इसको हम लोग, और हम इसको चार्ज पर यूनिट एरिया भी बोल सकते हैं। चार्ज पर यूनिट एरिया और चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी अगर पर यूनिट एरिया में चार्ज सिग्मा है तो कंप्लीट जो सरफेस है उसके अंदर चार्ज कितना होगा, क्योंकि हमने तो इतना ही लिया है, ऊपर और नीचे का तो छोड़ दिया है। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो प्रोसेस बना हुआ है ये कैसे है, इस तरीके से है। देखिए मेरे हाथ की तरफ, तो जो चार्ज एनक्लोज्ड होगा, ये सीट थी आपकी, इस सीट के बीचों बीच ये गाउसियन सरफेस लिया आपने, तो चार्ज जो एनक्लोज्ड हुआ वो इस सिलेंडर के अंदर अंदर जो एनक्लोज्ड हुआ उसी को लेना है, पूरी सीट का चार्ज हमें नहीं लेना है यहाँ पे। ठीक है, तो उसके लिए हमने देखो इतने के लिए एरिया S है, तो यूनिट एरिया का चार्ज कितना है सिग्मा, तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा क्लोज सरफेस में सिग्मा इंटू S। ठीक है, तो हम लोग थर्ड जो स्टेप है उसको कैसे डिनोट करेंगे, यहाँ पे उसको डिनोट कर देंगे चार्ज विद इन सरफेस। थर्ड जो सरफेस है उसमें लिख देंगे, थर्ड जो स्टेप है उसमें लिख देंगे चार्ज विद इन क्लोज्ड सरफेस। क्लोज्ड सरफेस Q इज इक्वल्स टू सिग्मा S। ये इक्वेशन आ गई आपकी सेकंड नंबर। ठीक है, ये हो गया है आपका। अब हमें क्या करना है फोर्थ स्टेप। फोर्थ स्टेप में हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे किसको, गाउसियन थ्योरम को। तो फोर्थ स्टेप के अकॉर्डिंग देखिए यहाँ पे फोर्थ स्टेप में क्या करते हैं अपन, अप्लाइंग गाउस थ्योरम। एक मिनट, THOREM गाउस थ्योरम। ठीक है, इसको अप्लाई करेंगे तो गाउस थ्योरम क्या होती है, क्लोज्ड इंटीग्रल EDS इज इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये होती है। ठीक है, इसको इसके अंदर हम वैल्यू डाल देंगे Q और EDS की। इसको बनाया हमने थर्ड नंबर इक्वेशन। नाउ यूजिंग इक्वेशन कितने नंबर, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, तीनों को यूज में लिया, तो इसकी वैल्यू कितनी है 2ES। 2ES इज इक्वल्स टू Q की वैल्यू सिग्मा S अपॉन एप्सिलॉन नॉट। S से S कैंसिल, तो यहाँ पे आ गया 2E इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और E इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये आपका फाइनल आंसर हो गया है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गई P पॉइंट के ऊपर। इस तरीके से हमें इसको दिखाना है। ठीक है, अब इसमें और भी काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट हैं, तो उनको मैं आपको समझाता हूँ क्या क्या कॉन्सेप्ट हमें इसमें यूज लेने हैं। कुछ स्पेशल केसेस लगाते हैं, क्या करते हैं उसमें। इस फॉर्मूले के अंदर हमने देखा है कि इस फॉर्मूले में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो R पे डिपेंड नहीं कर रही है। देखिए E इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यही आया है हमारे पास।
तो इस फॉर्मूले में R पे डिपेंड नहीं कर रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि अभी तक जो आपने देखा था उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो R पे डिपेंड कर रही थी, कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रही थी वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो रिड्यूस हो रही थी, लेकिन ऐसा इसमें नहीं है। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि जिस केस में हमने R पे डिपेंडेंट देखा था E को, उस केस में पॉइंट चार्ज लिया गया था, लेकिन इस केस में जो चार्ज है वो पॉइंट नहीं है, इसमें कंटिन्यूअसली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो ऐसे केस में ये R पे डिपेंड नहीं करती है। अब उसके साथ साथ एक चीज और समझ सकते हैं हम लोग, वो क्या है? वो ये है कि देखो जरा, इसमें मैं बताता हूं आपको, शायद इरेज करना पड़ेगा क्या इसको, देखो, हाँ इरेज नहीं करते हैं, एक मिनट रुकिए। ये E जो है यहाँ पे R पे डिपेंड नहीं कर रही है, इसका रीजन एक तो पॉइंट चार्ज हो गया, दूसरा इसको समझने के लिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो हमारा जो मेथड है उसको हम यूज कर सकते हैं। यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस हो रही हैं वो जस्ट लाइक ए टूथब्रश में जो आपके टीथ होते हैं, जो बाल निकले हुए होते हैं, उसकी तरह यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है। जैसे देखिए यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको कैसे बन रही है। इस तरीके से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है। ये आपकी सीट है, ऐसे ऐसे सीट है, और इस सीट से फील्ड ऐसे बन रही है, देखिए इस तरीके से। ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे ऐसे बन रही है, दोनों साइड में ही, बैक साइड में भी ऐसे ही है, ये लीजिए ऐसे है। तो अगर हम यहाँ पे एक कोई कांस्टेंट एरिया लेके आए, जैसे मैं एक रिंग लेके आया और उस रिंग को मैंने यहाँ डाल दिया, तो इसमें से पास होने वाली फील्ड लाइन कितनी है? इसमें से पास होने वाली फील्ड लाइन सिर्फ 3 है। अब इसकी डिस्टेंस बढ़ा के, अभी यहाँ से डिस्टेंस थी इस पॉइंट से इसकी R1, अब मैंने इसकी डिस्टेंस बढ़ा के R2 कर दिया, अब मैंने यहाँ पे डाल दिया, तो यहाँ पर भी इसमें से पास होने वाली फील्ड लाइन 3 ही है। अब और आगे ले गया मैं इसको, यहाँ पे ले गया, देखिए अब यहाँ पे डाला तो भी हमारे पास 3 ही आ रही हैं। तो मतलब हर पॉइंट के ऊपर इसमें से पास होने वाली फील्ड लाइन जो है वो सिमिलर बनी हुई है, सिमेट्री आ रही है उसके अंदर, होमोजीनियस है। तो उस केस में इसके अंदर से जो फ्लक्स इसके अंदर प्रोड्यूस होगा वो सेम होगा। इस वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो हर पॉइंट पे डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करते हुए हर पॉइंट के ऊपर सेम आ रही है। ये रीजन है। अगर ये इनफाइनाइट सीट ना हो, क्या ना हो? इनफाइनाइट सीट अगर ये ना हो तो क्या होगा? देखिए मैं बताता हूं आपको यहाँ पे एक डायग्राम बना के। अगर ये इनफाइनाइट सीट नहीं हो तो उस केस में हम लोग इसको कैसे दिखाएंगे? देखिए ये है आपकी सीट, इस तरीके से मान लीजिए एक पर्टिकुलर लेंथ की है, तो इसकी ये वाली जो फील्ड लाइन है ये तो बिल्कुल पैरेलल होंगी एक दूसरे के, लेकिन जो कॉर्नर्स के ऊपर फील्ड लाइन है वो धीरे धीरे बैंड होती चली जाएंगी। ऐसे बैंड होगी, ये वाली फिर बैंड हो गई, फिर ये ऐसे बैंड हो गई, ऐसे। समझ रहे हैं ना आप? क्योंकि ये इनफाइनाइट लेंथ पे होती तो ये एक दूसरे को बैलेंस करके रखती। ये वाला चार्ज, ये वाला चार्ज, ये जो चार्ज है ये एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते और फोर्स की वजह से इनकी जो सिमेट्री है वो बनी रहती और इनकी जो फील्ड लाइन है वो भी एकदम पैरेलल होती, कर्लिंग में नहीं होती। कैसे नहीं होती? कर्लिंग पोजीशन में नहीं होती। तो ऐसे केस में इसके कॉर्नर्स जो है ना, सीट के कॉर्नर्स, उसके ऊपर जो रिंग डाल के देखें, जैसे यहाँ पे हमने रिंग डाल के देखी उतना ही है, यहाँ पे डाल के देखी उतना ही है। यहाँ पे डाली तो ये आ रहा है और फिर यहाँ पे डाली तो इसमें से एक निकल गई है, यहाँ से देखिए आप। यहाँ पे डाली तो ये आ रही है और फिर इसी रिंग को हमने यहाँ पे डाल दिया तो ये हो गया है केस। तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो चेंज हो रही है। ऐसे हम इसको समझ सकते हैं, ठीक है। बट बात ये आती है कि इनफाइनाइटली लार्ज सीट तो होती ही नहीं है, ठीक है। तो उस केस को हम कैसे समझेंगे? उस केस को हम समझेंगे जो इनफाइनाइट सीट आपने ली है, इनफाइनाइटली लार्ज सीट जो आपने ली है, जो भी सीट आपने ली है, जैसे कोई पेपर ही ले लिया, जैसे मैं आपको बताता हूं, जैसे ये कोई पेपर ही ले लिया आपने इस तरीके से, ये पेपर है मेरे पास में, ये कोई सीट है। इस सीट की जो लेंथ है उस लेंथ के कंपैरिजन में अगर इससे
जो डिस्टेंस ले रहे हैं हम लोग r डिस्टेंस, जैसे ये डिस्टेंस ले रहे हैं हम लोग r डिस्टेंस, ये डिस्टेंस जो है ये इसकी लेंथ के कंपैरिजन में बहुत छोटी हो तो हम इसको इनफाइनाइटली सीट मान सकते हैं और ऐसी कैलकुलेशन हम निकाल सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इनफाइनाइटली सीट नहीं होती है तो उस केस में L लेंथ ऑफ द सीट इज सो मच ग्रेटर देन R, ठीक है, बहुत ज्यादा हो तो उस केस में हम उस सीट को इनफाइनाइटली लेंथ की सीट ले सकते हैं। ये हो गया इसमें, ठीक है, इसको इस तरीके से आपको समझना है। अब अगर और आगे चलें इसके अंदर तो हमारे पास में कुछ और पॉइंट्स बनते हैं, वो क्या हैं वो मैं आपको बताता हूँ, इसको इरेज कर देता हूँ पहले। हाँ जी, हम एक स्पेशल केस क्रिएट करते हैं और हम मान लेते हैं कि हमारे पास में एक सीट है, इस तरीके से हमारे पास में एक प्लेन सीट है, ये लीजिए ऐसे एक प्लेन सीट है और इस प्लेन सीट के ऊपर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, थिक प्लेन सीट है, थिक, ऐसे कोई प्लेन सीट बना रहा हूँ मैं, ऐसे बनाया हमने, ये कोई प्लेन सीट है आपके पास ऐसे, ठीक है, और ये थिक प्लेन सीट है, इसका मतलब क्या हुआ, इसके दो अलग अलग क्या होंगे, सरफेस होंगे, इसके दो सरफेस होंगे तो दोनों सरफेस के ऊपर चार्ज जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। उसको तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते क्योंकि ये उसकी प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पे हम लोगों ने चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया तो वो इस तरीके से यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो गया है दोनों साइड में ऐसे, ठीक है, ये लीजिए आप ऐसे, ये सरफेस 1 ले लिया, ये सरफेस 2 ले लिया, ऐसे दो सरफेस ले लिया। तो इस सरफेस की वजह से 1 की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है इस साइड में वो ये हो गई और इस साइड में जो बन रही है वो ये हो गई। इसको सरफेस 1 की बताया, इसको भी सरफेस 1 की बता दिया। अब सरफेस 2 की वजह से यहाँ पे जो बन रही है वो ये हो गई और इधर भी बनेगी वो ये हो गई, दोनों साइड में बनेगी, ठीक। अब हमने थोड़ी देर पहले ही जो कंक्लूजन निकाला था उसके अकॉर्डिंग इस सरफेस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी E इज इक्वल्स टू वो होगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और इस सरफेस की वजह से भी जो होगी वो होगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर और नॉट? ये दो इक्वेशन आ गई E1 और E2 की। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी EFI मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी टोटल, टोटल कितनी बनेगी उसको हमने E से डिनोट कर दिया और E1 प्लस E2 कर दिया। देन E इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। दैट मीन्स E इज इक्वल्स टू यहाँ से 1/2 कॉमन आ गया, 1/2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ गया तो सिग्मा प्लस सिग्मा, दैट मीन्स E इज इक्वल्स टू 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 कैंसिल, देन सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये आपके पास में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गई ऐसे केस में। ये कुछ केसेस जो मैं आपको बता रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी, ठीक है। अब एक और नया केस क्रिएट करते हैं हम लोग, देखिए एक नया केस क्रिएट करते हैं, उसमें हम क्या करते हैं, अरे ये तो खराब हो गया, एक मिनट मैं इस बोर्ड को थोड़ा साफ कर देता हूँ एक। अब हम जो केस है अगला केस, उसमें हमने दो सरफेस लिए, अलग अलग सरफेस, और उन दोनों को सिमिलर चार्ज दे दिया। यहां से हम बता रहे हैं आपको सिमिलर चार्ज के लिए, सिमिलर चार्ज दे दिया है हमने, किसको, दो सरफेस ले लिया हमने, एक ये सरफेस है और एक ये सरफेस है इस तरीके से, और इनको चार्ज दे दिया इस तरीके से, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, और इसको भी पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, दोनों को सिमिलर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। ये जो साइड है इसको हम बोलते हैं राइट साइड, और ये वाली जो साइड है इसको हम बोलेंगे लेफ्ट साइड। तो यहां पर हमने लिख दिया एक नाम आउट राइट, ऐसे डिनोट कर दिया, और यहां पर लिख दिया हमने आउट लेफ्ट, और ये दोनों के बीच में है इसको लिख दिया विद इन, विद इन।
दोनों के बीच की वाली जगह को, ठीक है। पहले हमें आउट लेफ्ट की कैलकुलेशन करनी है। क्या करनी है? आउट लेफ्ट की कैलकुलेशन करेंगे पहले हम। तो आउट लेफ्ट की कैलकुलेशन करने के लिए देखिए, सबसे पहले हम लोग यहां पे देखेंगे, ध्यान से देखना आप लोग। पहले इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाएंगे हम। इसकी वजह से बनने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो गई, और यहां से इसकी वजह से, इस प्लेट की वजह से बनने वाली की भी ये हो गई, ठीक है, ये दिखा दिया। लेकिन अब अगर एक चीज देखें तो ये जो प्लेट है, इसके जो चार्ज है वो सरफेस के इस साइड में है, और इस प्लेट के जो चार्ज है वो सरफेस के इस साइड में डिस्ट्रीब्यूट दिखा रहे हैं हम लोग। तो इन दोनों को अलग अलग नाम दे देते हैं। इसकी चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 मान ली, इसकी चार्ज डेंसिटी सिग्मा 2 मान ली, ठीक है। अब देखिए, इसको हमने नाम दे दिया E1 और इसको हमने नाम दे दिया E2। इसकी वैल्यू आ जाएगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और वो भी नेगेटिव में। अभी मैंने बताया कि चार्ज इनका अलग अलग सरफेस के ऊपर है। और इसकी आ जाएगी सिग्मा अपॉन सिग्मा 1 सिग्मा 2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ये पॉजिटिव में आ जाएगी। तो नेट, अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? आउट लेफ्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो नेट जो टोटल जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी आपकी, वो कितनी हो जाएगी? यहां से हम निकाल देंगे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल्स टू, दोनों को सम कर दे, दोनों का अलजेब्रिक सम कर देते हैं, तो आ जाएगा E1 प्लस E2। देन E इज इक्वल्स टू माइनस, यहां से कितना है, सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और प्लस सिग्मा 2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, 2 एप्सिलॉन नॉट। E इज इक्वल्स टू 1 अपॉन, ये माइनस बाहर ले लिया हमने, 2 एप्सिलॉन नॉट, ये कॉमन आ गया, यहां से आ जाएगा सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। ये आ गई है आपकी टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस आउट लेफ्ट की साइड में, ठीक है। अब अगर मैं यहां पे बोलूं कि इन दोनों की जो चार्ज डेंसिटी है प्लेट्स की, वो सेम है, क्या है? चार्ज डेंसिटी जो है दोनों प्लेट्स की वो सेम है। तो हम क्या करेंगे यहां पे देखो, इफ सिग्मा 1 इज इक्वल्स टू सिग्मा 2 इज इक्वल्स टू सिग्मा, तो उस केस में इस इक्वेशन को यूज लेते हैं। देयरफॉर E इज इक्वल्स टू आ जाएगा आपके पास में माइनस 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और यहां से सिग्मा प्लस सिग्मा, ये बन गया आपका। तो ये टोटल हो जाएगा E इज इक्वल्स टू, यहां से माइनस 2 अपॉन 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ऐसे लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? अब देखिए यहां पे ये दोनों तो कैंसिल हो गए, तो E इज इक्वल्स टू आ गया माइनस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये आउट लेफ्ट में हो गया है आपका, आउट लेफ्ट साइड का। ये 1 नंबर इक्वेशन बनाए और ये सेकंड नंबर इक्वेशन बनाए, तो ये 2 इक्वेशन आपको यहाँ पे मिलेंगी। इनको जरा ध्यान से देखिए आप एक बार थोड़ी देर के लिए, फिर आपको समझ में आएगा कि हमने किया क्या है यहाँ पे, ठीक है। आया क्या? ठीक है। अब देखिए, अब अगर इन दोनों के बीच में कोई पॉइंट ले लें, यहाँ पे कोई पॉइंट ले लेते हैं, दोनों के विद इन पॉइंट। अब मैं लिख रहा हूं यहाँ पे विद इन के लिए, विद इन के लिए EFI फाइंड करनी है आपको। तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये है और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये है, ठीक है। तो इसकी वजह से बनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को E1 ले लिया और लिख दिया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1, और इसको लिख दिया E2 इज इक्वल्स टू सिग्मा 2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, 2 एप्सिलॉन नॉट। दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो दोनों में से किसी एक को नेगेटिव दिखा देंगे हम लोग। मान लो ये नेगेटिव है, तो यहां भी नेगेटिव का सिंबल लगा दिया, ठीक। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे यहाँ पे, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो क्या लिखेंगे यहां से देखिए, E इज इक्वल्स टू E1 माइनस E2 हो जाएगा ये, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट है। तो E इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। देन E इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ गया, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2, ये इक्वेशन आ गई। इसको बनाया हमने 3rd नंबर। इज दैट क्लियर?
ठीक है। अब अगर इसमें भी चार्ज डेंसिटी सेम हो, अब इसमें भी लगा के देखते हैं, इफ सिग्मा 1 इज इक्वल्स टू सिग्मा 2 इज इक्वल्स टू सिग्मा, तो E इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0। अंदर की साइड में कितना निकला, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0। देखिए यहां पे भी सिग्मा लिखा, यहां पे भी सिग्मा लिखा, सिग्मा माइनस सिग्मा 0, तो पूरी जो इस साइड की जो टर्म है वो पूरी कैलकुलेट होके 0 बच गई, तो E इज इक्वल्स टू 0 आ गया। ये याद रखना है हमें। आउट लेफ्ट में कितनी वैल्यू आई, आउट लेफ्ट में ये और ये वैल्यू आई आपके पास में, ठीक। विद इन कितनी वैल्यू आई, विद इन ये वैल्यू आई आपके पास में। अब आउट राइट और निकालेंगे, ठीक है। आउट राइट में वैल्यू निकालेंगे तो क्या करना है हमें, देखिए मैं इसको इरेज करके बताता हूं आपको। इरेज कर देते हैं। अरे फिर से ये बोर्ड डस्टर थोड़ा खराब हो चुका है, 1 मिनट मैं इसको थोड़ा साफ कर देता हूं एक बार। हाँ, अब हमारा बोर्ड बिल्कुल क्लियर हो गया है, पानी से साफ कर दिया इसको। अब देखते हैं, देखिए अब आउट राइट लेना है हमें, तो सिमिलर चार्ज की बात कर रहे थे हम लोग। अब इसको क्या हुआ, इतनी गर्मी इतनी ज़्यादा है भाई, स्याही भी काम नहीं कर रही है। सिमिलर चार्ज की बात कर रहे थे हम लोग, ठीक है। ये ऐसे एक डायग्राम बनाया था आपने, ये इस तरीके से, ऐसे ये सिग्मा 1, ये सिग्मा 2, ऐसे इनकी चार्ज डेंसिटी हमने ली थी। अब आउट राइट की बात करेंगे हम लोग, किसकी बात करेंगे, आउट राइट की, आउट राइट इसकी बात करेंगे। तो यहां से ये फील्ड आ गई एक, और इससे ये फील्ड आ गई, इस तरीके से दोनों साइड से। अब इसको अगर सोल्व करते हैं तो इसको हमने माना, ये E2 मान लिया और इसको E1 मान लिया। सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये वैल्यूज आ गई इसकी। हमें पता है कि ऐसी वैल्यूज आती हैं, हमने अभी अभी सॉल्यूशन निकाला था। तो इसकी जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड उसको हम लिख देंगे E इज इक्वल्स टू E1 प्लस E2, देन E इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, देन E इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये आ जाएगा। अब इसमें भी अगर हम सिमिलर प्रोसेस लगाएं, कौन सा, कि चार्ज डेंसिटी सेम हो। इफ सिग्मा 1 इज इक्वल्स टू सिग्मा 2 इज इक्वल्स टू सिग्मा, ये 1 है, ओहो सॉरी पहले से ही लिख दिया मैंने यहाँ पे, 1 मिनट, यहाँ से ये 1 है और ये सिग्मा 2 है। तो इसको अगर हम सोल्व करते हैं यहाँ पे, तो आ जाएगा आपके पास में E इज इक्वल्स टू यहाँ से 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2, ये कॉमन आ गया, ठीक। अब इन दोनों से ये सॉल्यूशन निकालें तो क्या बन जाएगा, यहाँ से हमारे पास में E इज इक्वल्स टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ से सिग्मा 1 और सिग्मा 2 की जगह हमने लिखा सिग्मा प्लस सिग्मा, देन E इज इक्वल्स टू 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 कैंसिल, देन E इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये बना आपके पास। अब देखिए इसका कंक्लूजन क्या निकला, इसका कंक्लूजन ये निकला, ध्यान से देखिए आप, आउट लेफ्ट में भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, आउट राइट में भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, बट विद इन, मतलब बीच में, दोनों जो प्लेट ली है, जो सीट ली है दोनों, उन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आ रही है। किस केस में, जब दोनों प्लेट्स की चार्ज डेंसिटी सेम होती है, उस केस में। तो ये एज ए बॉक्स बिहेव कर रहा है, बॉक्स होता है ना अपना, उसकी तरह बिहेव कर रहा है। तो उस बॉक्स के ऊपर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बनी। तो बॉक्स के जो सरफेस हैं, उन सरफेस के ऊपर जो
पॉइंट लेंगे हम लोग उससे स्मॉल r डिस्टेंस के ऊपर, वहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिलेगी, लेकिन बॉक्स के अंदर अगर हम लेंगे तो उसमें हमें कुछ नहीं मिलेगा, E की वैल्यू वहाँ पे 0 होती है। तो ये वाला केस एक बॉक्स की तरह होता है। ठीक है, अब और आगे चलते हैं। देखिए, अब अगर ऑपोजिट चार्ज ले लें, यहाँ पे क्या ले लें, ऑपोजिट चार्ज, इरेज करता हूं मैं इसको। ऑपोजिट चार्ज अगर लेते हैं तो क्या होता है, ये देखना है हमें। ऑपोजिट चार्ज के लिए, ठीक है, ऑपोजिट चार्ज। अब की बार जो स्पेशल केस है हमारा वो है ऑपोजिट चार्ज। अब की बार हमने ऑपोजिट चार्ज लिए हैं और उन ऑपोजिट चार्ज को कैसे दिखाएंगे हम यहाँ पे अभी बताता हूँ आपको। ये लीजिए, हमने 2 शीट बनाई, एक ये है, दूसरी ये है। आउट राइट लिख दिया पहले की तरह, और आउट लेफ्ट लिख दिया, और ये लिख दिया विद इन, और ये सिग्मा 2 चार्ज डेंसिटी, सिग्मा 1 चार्ज डेंसिटी, इस तरीके से दिखा दिया। अब एक प्लेट को पॉजिटिव चार्ज दे देंगे, दूसरी को नेगेटिव, तो हमने दिया इसको पॉजिटिव चार्ज, और नेगेटिव आएगा यहां पे। हम पहले से भी इसके बारे में बात कर चुके हैं, ठीक है, इस तरीके से आया। अब देखो जरा ध्यान से समझो, अब हम आउट लेफ्ट की बात करेंगे सबसे पहले। किसकी बात करेंगे, आउट लेफ्ट की। आउट लेफ्ट में देखते हैं क्या होता है। आउट लेफ्ट में ये वाला पोर्शन जो है ना, इसको समझ रहे हैं हम लोग, तो इसकी वजह से जो फील्ड बन रही है वो ये डायरेक्शन में बन रही है, ठीक है, ऐसे दिखाएं क्या, ठीक है। और जो इसकी वजह से फील्ड बन रही है उसको ऐसे दिखा सकते हैं आप, इनसाइड, इनवर्ड द प्लेट एंड आउटवर्ड द प्लेट। इनको हमने नाम दे दिया दोनों को अलग अलग, ठीक है, एक को E1 दे दिया, एक को E2 नाम दे दिया, ठीक है। तो हमने इसको लिखा E1 और इसको लिख दिया E2। अब इनका फॉर्मूला तो हमें पहले से ही पता है, लेकिन डायरेक्शन चेंज होने की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव सिंबल को शो करेगी। तो नेगेटिव सिंबल को शो करेगी, तो हमने यहाँ पे लिखा E1 इज इक्वल्स टू, E1 इज इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं, माइनस का सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ऐसे लिख दिया। E2 इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बन जाएगी, यहाँ पे देखिए आप, E इज इक्वल्स टू दिखाएंगे यहाँ पे आप E2 माइनस E1, ठीक है। और नहीं, उल्टा भी लिख सकते हैं, सॉरी, ऐसे भी लिख सकते हैं आप इनको, जैसे आपको ठीक लगे। हमने इनका डिफरेंस दिखाना है तो ऐसे कर देंगे, E1 प्लस E2 ऐसे दिखा देंगे। तो E इज इक्वल्स टू E1, E1 की वैल्यू क्या है, माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और प्लस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये 1 है और ये 2 है, ये 1 है और ये 2 है, इस तरीके से चार्ज डेंसिटी अलग अलग है। अब यहाँ पे कॉमन क्या आ गया, E इज इक्वल्स टू माइनस, माइनस अगर कॉमन ना भी लें तो 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ गया, और यहाँ से लिख सकते हैं आप सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 1, ये बन गई आपकी इक्वेशन, ठीक है। इफ द चार्ज डेंसिटी इज सेम, इफ द सिग्मा 1 इज इक्वल्स टू सिग्मा 2 इज इक्वल्स टू सिग्मा, तो उस केस में देखिए सिग्मा माइनस सिग्मा 0 हो गया, तो E इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगी, 0। अब आउट लेफ्ट में कितनी आई, ये आउट लेफ्ट में आई है आपकी, आउट लेफ्ट 0 आ रही है आउट लेफ्ट में, ठीक है। अब अगर हम आउट राइट में निकालें इसको, किस में निकालें, आउट राइट में, तो देखिए आउट राइट में निकालेंगे तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये हो गई आपकी, और दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से ऐसे जाएगी, वो ये हो गई आपकी, ठीक। तो इन दोनों की डायरेक्शन भी वही हो गई है, सेम सेम सिचुएशन क्रिएट हो गई है। यहां पे निकाल रहे हैं हम आउट राइट साइड, राइट साइड, ठीक है।
तो इस केस में देखो जरा ध्यान से, ये नेगेटिव चार्ज है तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो गई, ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो गई। तो ये सिचुएशन क्रिएट हो गई है यहाँ पे। तो ऐसे ही दो इक्वेशन बनेंगी आपकी सेम की सेम। तो एक E1 मान लिया, E1 इसको E2 मान लिया, E2 इज इक्वल्स टू सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और इसको E1 मान लिया तो ये माइनस में आ जाएगा सिग्मा अपॉन सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। दोनों को ऐड करेंगे तो यही इक्वेशन बन जाएगी सेम की सेम, और यहाँ पर भी E की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, अगर चार्ज डेंसिटी सेम है तो। सिमिलर सिचुएशन है, देखिए ये वाली सिचुएशन हमने उठा के इसको रिवर्स करके यहाँ लगा दिया है, ठीक है। तो E1 जो था वो पॉजिटिव हो गया है और यहाँ पे इस केस में पॉजिटिव हो गया है, और E2 यहाँ पे नेगेटिव हो गया है। तो कैंसिल आउट होके क्या बनाएंगे, अगर चार्ज डेंसिटी सेम है तो 0 इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे। तो इसमें अब विद इन के लिए बात करते हैं, विद इन मतलब अंदर की साइड में पॉइंट लेते हैं यहाँ पे। तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पे ये है, और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी इस पॉइंट से इस साइड में ही है, दोनों सेम साइड में है। देखिए अगर ये पॉइंट लेते हैं यहाँ पे तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस प्लेट की वजह से और इस प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये हो गई आपकी, ठीक है। तो अब जो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बनी है इसको E1 और इसको E2 दे दिया, दोनों की सिमिलर डायरेक्शन है सिग्मा 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट और सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों की सिमिलर डायरेक्शन है विद इन के लिए, विद इन द सीट के बीच में कोई पॉइंट है। तो उस केस में E1 इज इक्वल्स टू हमने लिखा सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एंड E2 इज इक्वल्स टू सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। देन E इज इक्वल्स टू आ जाएगा E1 प्लस E2, देन E इज इक्वल्स टू आ जाएगा सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे आ जाएगा E इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2, ये केस बन गया। अब देखिए अगर इनकी चार्ज डेंसिटी सेम हो, इफ सिग्मा 1 इज इक्वल्स टू सिग्मा 2 इज इक्वल्स टू सिग्मा, देन E इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये केस बन गया है यहाँ पे। अब देखो ये केस बना, इससे पहले वाली भी आपने देखा जब सिमिलर चार्ज हम यूज में ले रहे थे, और अब हमने ऑपोजिट चार्ज यूज में लिए, ये केस भी आपने देखा। तो कंक्लूजन पहले वाले में क्या निकला था, पहले वाले में विद इन द प्लेट्स, विद इन द सीट्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 थी, और आउट लेफ्ट और आउट राइट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ रही थी, ठीक। अब इस केस में जब ऑपोजिट चार्ज रखते हैं तो आउट लेफ्ट और आउट राइट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 0 आ रही है, बट विद इन द सीट और विद इन द प्लेट्स आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो E इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ रही है। ये हमारे पास में इसका कंक्लूजन निकला है। तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ऑपोजिट चार्ज वाला, ये हम नेक्स्ट चैप्टर में यूज लेंगे जहां पर हम कैपेसिटर बनाएंगे। कैपेसिटर जब हम मतलब उसका प्रिंसिपल और कैपेसिटर के लिए जो कैपेसिटेंस जब हम फाइंड करेंगे तब ये वाला कॉन्सेप्ट हमें यूज में लेना है। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, पहले वाला भी इंपॉर्टेंट था लेकिन इसको दोबारा से यूटिलाइज करेंगे नेक्स्ट लेसन में, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये हमें अच्छे से आना चाहिए। ये था आज का टॉपिक। अगली जो क्लास होगी उसमें हम एक सेल लेंगे और उस सेल के अंदर उसके सरफेस पे और उसके बाहर किसी दूसरे पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है वो फाइंड करेंगे। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे एवरीबॉडी।